This call is now being recorded. तीन स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा पर पर सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति शक्ति हमें दो दया कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रामविलास मिश्रा जी उपस्थित है, राम विश्वास मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपक यादव जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेदी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में प्रभुजीत कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर नीतू किरण भास्कर उपस्थित है, वो समवायी फाउंडेशन की, नमस्कार सर। नमस्कार, हमारे समवायी फाउंडेशन की वो प्रमोटर हैं और उसके अलावा आज की फैकल्टी भी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बीच में श्रवण कुमार जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, वो लखनऊ से ज्वाइन किया उन्होंने। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है।
इससे अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मंत्री ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण यह संस्थान और ये विधा इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इतनी ऊंचाई पर प्राप्त कर चुकी है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इसमें सेमेस्टर 3 पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग उसमें ट्रीटाइज 3 और 4 चाइनीज जिसको टीसीएम हम लोग बोल रहे हैं, उसमें हम लोग ट्रीटाइज 3 और 4 पर चर्चा कर रहे हैं। बीएचपी में हम लोग मानव शरीर विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और आयुर्वेदिक प्रेशर में चरक 1 चरक 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। चरक 1 का कुछ भाग हम लोगों ने इस बार पढ़ा है और इसके अलावा हिप्पोक्रेटस हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग आत्रेय पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो ये सब विषय हमारे सब किताबें हैं, उनके विषय है हमारे पास। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं ट्रीटाइज 4 पर और उसमें हम लोग पुनः स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर नीतू किरण भास्कर का, जो ट्रीटाइज 4 में लंग्स और एलआई मेरिडियन के संबंध में जो विशिष्ट बिंदु, कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर आर वॉल ने स्पेशली उनके लिए निर्धारित किए हैं और उनके कुछ और पॉइंट बताए हैं, उनकी कुछ और विशेषताएं बताई हैं जो टीसीएम में नहीं बताई गई थी। उनको उनके शरीर के जो फिजियोलॉजिकल जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से बताया था, तो उसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो पुनः उनका स्वागत और मैं शेयर कर दे रहा हूं मैडम। जी मैडम, आपका जी मैडम। नीतू किरण मैडम, आपका म्यूट है। और सभी को नमस्कार। सर शुरू करें ना? जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। सॉरी फॉर 1 मिनट डिले हो गया। मुझे इसमें ईएवी के अनुसार लंग्स मेरिडियन एंड एलआई मेरिडियन को बताना है। तो ये पेज नंबर 19 है ट्रीटाइज 4 का। लंग्स मेरिडियन सेम वही रिपीट होता है पेज नंबर 22 से, लेकिन 21 पे पिक्चर है, उसमें एलआई, LU11, 10D, 10C और 10B पॉइंट बताया हुआ है। नॉर्मली टीसीएम में लंग्स मेरिडियन थंब के बाहर के साइड में रन करता है, मतलब टीसीएम के अनुसार भी LI11 होता है थंब पे, बट ये बाहर के साइड में, और EAV के अनुसार लंग्स मेरिडियन है जो अंदर के साइड में, मतलब ये साइड रन करता है अंदर की तरफ, थंब के अंदर, मीन्स टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। तो इसमें LU11 है, उसको बोला जाता है MP ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा, और ये इट हेल्प्स इन लंग्स फंक्शनली एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेन। अगर लंग्स के ऊपर कोई स्ट्रेन है और उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो LU11 ये भी के अनुसार जब हम थंब के इनसाइड
नेल से जहाँ नेल बेड खत्म होता है उसके जरा सा ऊपर लगाते हैं तो ये LU11 होता है, और तब ये इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। जो आप देख रहे हैं पिक्चर में LU11 का लोकेशन वो इनसाइड ऑफ थंब है। TCM में जस्ट उल्टा होता है, मतलब वो बाहर की साइड रन करता है। MP for alveoles, alveoles of the lungs where lungs inhale oxygen and exhale carbon dioxide। ये alveoli क्या है? लंग्स का सेल है, और जो सबसे छोटा यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। वहां पे ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। वो बलून शेप का होता है। जब हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को आरबीसी कैच करता है, और जो पूरे बॉडी से रन करके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको एल्वोली कैच करके वो नोज से बाहर निकालता है, और जो हम इनहेल करते हैं एयर उससे ऑक्सीजन को कैच करके वो सर्कुलेशन में मिक्स करता है। इसे MP फॉर कॉक्लियर नेट भी के लिए काम आता है। इसका स्पेशल नोट कुछ है LU11 का। धूल कण आदि के एकत्र हो जाने पे जब एल्वियोलाई वायु नलिकाएं अवरुद्ध हो जाए तो इस बिंदु पे उपचार देने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इट इंक्रीजेस द रेसिलेंसी ऑफ एल्वियोलाइज एंड ब्रोंकीज। मेरे पास सामने में इंग्लिश का बुक था तो मैंने उससे ही पढ़ दिया था, अभी मैं देख के बताती हूँ। तो जब लंग्स में एल्वियोलाई में कुछ भी डस्ट इकट्ठा हो जाता है तब उसको बाहर निकाल देता है। सपोज धूल कण की वजह से उसका कार्य क्षमता घट जाए तो जब हम LU11 पे पॉइंट लगाते हैं तो उसकी कार्य क्षमता को वो बढ़ा देता है। फेफड़े के अंदर कैंसर में इस बिंदु का उपचार करते हैं। तो LU11 इज इम्पोर्टेंट फॉर द कैंसर ऑफ लंग्स। आस्थमा का उपचार भी इस बिंदु पे करते हैं। अगर आस्थमा का भी कोई प्रॉब्लम है तो हम LU11 पे पॉइंट लगाएंगे। एलर्जिक आस्थमा का भी उपचार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नॉर्मल आस्थमा के लिए भी और एलर्जिक आस्थमा के लिए, और ऑब्वियसली ब्रोंकस के लिए भी है तो ब्रोंकियल आस्थमा के लिए भी होगा। और कैंसर तक के लिए LU11 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है LU10D। वो पॉइंट आपने देखा कि 10D कहाँ पे है? जस्ट उसके नीचे 10D दिख रहा है, दैट इज द MP पॉइंट। MP फॉर मेडिस्टेनियल प्लेक्सेस। मध्य स्थानिका संबंधित स्नायु जाल है। मेडिस्टेनियल प्लेक्सेस के एसेंट्रिसिटी केंद्र से दूर होने पे सांस रोग हो जाता है। अतः आस्थमा का उपचार देते समय इस बिंदु पे उपचार देकर प्लेक्सेस को केंद्रीकृत करना चाहिए। मतलब कि आस्थमा हम LU11 पॉइंट लगाएंगे, लेकिन अगर आस्थमा है तो LU10 को भी लगाते हैं क्योंकि तब ये प्लेक्सेस को क्लियर करता है। LU10D। ट्रीटिंग आस्थमा ट्रीट विद द पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लेक्सेस। प्लेक्सेस को कंट्रोल करता है तो वो सही रूप से 100% करेक्ट करेगा। LU11 पे भी पॉइंट लगाएंगे और LU10D पे भी। इट इज ए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई या इनरवेट्स। यह एक स्वचालित स्नायु है जो निम्नलिखित को नर्व सप्लाई करता है। थोरैसिक आयोटा मतलब वक्ष की महाधमनी, एसोफेगस, अन्ननली, मेडिस्टेनियल प्लेक्सेस। दो फेफड़ों के बीच का जो स्थान झिल्ली है उसको मेडिस्टेनियल प्लेक्सेस बोलते हैं। तो वो सबको ब्लड सप्लाई करता है LU10D। नेक्स्ट है LU10C। CMP of lungs but not for larynx and hypopharynx। 10C है वो लंग्स का CMP है, बट ये लैरिंग्स और लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स और हाइपोफैरिंक्स उसके लिए ये उसका CMP नहीं है। और यह फेफड़े का नियंत्रक माप बिंदु है, पर इसमें स्वर यंत्र तथा श्वास नली के नीचे का भाग शामिल नहीं है। निम्नलिखित कारणों से फेफड़े कम काम करने लगते हैं। ड्यू टू द फ्रेश
inflammatory process in lungs, फेफड़ों में नई प्रदाहक प्रक्रिया के कारण, due to scars and after pleuritis. प्लूराइटिस का मतलब फेफड़े में पानी भर जाना। तो जब प्लूराइटिस हो जाता है तो उसके बाद स्कार बन जाता है। यहाँ लिखा फुफ्फुस आवरण शोध के बाद बने क्षत चिन्हों के कारण। तो जब ये सब कंडीशन हो तो हमें एल्यूटेंसी का पॉइंट लगाना चाहिए। ड्यू टू एन ओल्ड क्योर्ड फिथिस, फुफ्फुस आवरण शोध के बाद बने पुरानी आरोग्य उससे हो चुकी यक्ष्मा के कारण, टीबी, यक्ष्मा मीन्स टीबी ना सर। तो जब लंग्स में टीबी हो जाए तब इस पॉइंट का यूज करते हैं। ड्यू टू कंडीशन फॉलोइंग ए पल्मोनरी इंफ्रैक्शन, रक्त संचार रुकने के कारण हुए फेफड़ों के ऊतक क्षय के कारण, जब टिश्यू का वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अवरोध पैदा होता है, ऐसी दशा के कारण फेफड़ों को कम काम करने के कारण निम्नलिखित रोग हो सकते हैं। ऐसा फेफड़ों में ऊर्जा की अत्यंत कमी हो जाती है। क्या रीजन हो सकता है जिसमें कि लंग्स में एनर्जी का कमी हो जाता है? आस्थमा, दम्मा रोग, वायु स्फीति जिसमें फेफड़ों के वायु मार्ग फैलकर खराब हो जाते हैं तथा सांस में परेशानी होने लगती है। यहाँ पे सर ने लिखा भी है कि इसमें सिर्फ 10C नहीं बल्कि 10B भी और 10C दोनों पॉइंट को लगाते हैं। जब स्ट्रांगली रिड्यूस्ड वाइटल कैपेसिटी, ऐसे लगता है कि बिल्कुल अब लाइफ खत्म होने वाला, जीवंतता की बहुत अधिक कमी हो जाते हैं, तभी उस पॉइंट को यूज करते हैं। डिस्पीनिया, उसको श्वास कष्ट बोलते हैं। उपरोक्त रोगों के उपचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सा? 10C। नेक्स्ट है एलियो 10B। यह है MP फॉर ब्रोंकियोल्स। सूक्ष्म श्वास नलिकाओं फेफड़ों में ऊर्जा की कमी के कारण ब्रोंकियोल्स की क्षमता घटकर इम्फाइसेमा हो जाता है। यह बिंदु इम्फाइसेमा का उपचार का मुख्य पॉइंट होता है। ये तो फैल जाते हैं, डायलेट हो जाता है, जो विंड पाइप है ना वो फैल जाता है, तब ये प्रॉब्लम होने से एलियू 10B पॉइंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है एलियू 10A। इसको MP फॉर प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा है जो फेफड़े के झिल्ली जो आवरण है उसका बाहरी आवरण, उसको प्लूरा बोला जाता है। तो ये प्लूरिसिटी के उपचार का, अगर किसी पेशेंट को प्लूरिसी हुआ है तो उसके उपचार का ये बहुत ही अच्छा बिंदु है, एलियू 10A। और इसका पॉइंट आपके बुक में भी होगा और यहाँ पे भी सर ने दिखाया है। प्लूरिसी सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट एलियू 10। एलियू 10A के बाद से थोड़ा और ऊपर लीजिए। इस पिक्चर में नहीं, ठीक है। एलियू 10, दिस इज द MP फॉर ब्रोंकी, श्वास नलिकाएं। इस बिंदु पर 10A केवल MP पूरा। अच्छा 10A इसे MP फॉर प्लूरा। यह प्लूरिसी का मुख्य बिंदु है। अगर किसी को प्लूरिसी हुआ है तो इसके लिए एलियू 10A का पॉइंट लगाना चाहिए। अब आप देखिए, ये देखिए एम्फाइसीमा हम लोग कई बार पढ़ रहे हैं, कल भी मैडम ने परसों भी बताया था। तो ये एम्फाइसीमा बीमारी ऐसी है जिसके लिए हम लोगों ने पॉइंट, अब देखिए 2 पॉइंट आपके पास मिले, 10B मिला, CMP मिला, 2 पॉइंट तो आपको मिले। तो एलियू 10C, एलियू 10B 2 पॉइंट तो ये मिले। इसके अलावा हम लोग क्या लगा सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा जो हम लोगों ने कल पहले पढ़ा है? कोई और मेरिडियन है डॉक्टर वॉल की, लंग्स के अलावा? टिश्यू टिश्यू L/4 लिम्फ नहीं, लिम्फ के आगे एम्फाइसीमा खतरनाक बीमारी है। लिम्फ के आगे का नंबर तो याद नहीं आ रहा। लिम्फ, अरे लिम्फ 2 मेरिडियन है, हाँ सर, भूलिए नहीं। वार में आएगा सर। यस, वार में ये ऐसे में
ये ऑर्गन है, सुपरफिशियल मेरिडियन नहीं, ये organ है। ऑर्गन में Elevation प्रभावित कर रहा है एम्फाइसीमा, वो एल्वेलाइज यूं हो गई है और वो आगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो यानी हमको मैक्सिमम उपचार जो कर सकते हैं वो हमको देना है। ओआर मेरिडियन, हमारी मेरिडियन बहुत, और उसके अलावा एक और मेरिडियन हमारे पास है डॉक्टर सर बॉल। फाइबर की आएगी, फाइबर सर। ना ना ना, एक एडी मेरिडियन है, हम लोग बार बार बोलते हैं उसको जरूर यूज करिए। हाँ वेस्कुलर वेस्कुलर, हाँ एलर्जिक एडी वेस्कुलर, हाँ मेरिडियन बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल एलर्जिक सही कह चीज रहे है वो उसको प्रभावित कर रही है, तो एलर्जी का कहीं पॉइंट जरूर होगा, उसका सीएमपी पॉइंट लगा दीजिए, नहीं और भी लगाना तब सीएमपी पॉइंट लगा दीजिए। ऐसे हम लोगों को ट्रीटमेंट का हैं। पार्ट याद बन करना जाए, पड़ता ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एम्फाइसीमा खतरनाक बीमारी है, ये बीमारी नॉर्मल नहीं होती। तो ओआर यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, LU10B 10C सीएमपी पॉइंट है, और LU10B, और इसके अलावा हमारे पास एडी मेरिडियन और हमारे पास ओआर मेरिडियन है। ठीक, चलिए आगे। यस मैडम। Okay, sir. Next. ALU10. This is the MP for bronchi. ब्रोंकी मतलब श्वास नलिकाएं। इस बिंदु पर तथा CV17 एवं ALU9A पर ब्रोंकी से संबंधित सभी रोगों का उपचार कर सकते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि ब्रोंकियस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, रेड हो गया है, तो हम इस ALU10 का यूज करेंगे। साथ में ऊपर ये लिखा हुआ है कि इस बिंदु पे तथा CV17 एवं ALU9 पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही 3 पॉइंट्स आ गए हैं। सेकेंड है ब्रोंकियो एडेनाइटिस। अगेन वही बात है, ये ब्रोंकियस में इन्फ्लेमेशन था और ये वहाँ के नोड्स में ग्रंथि में या नोड्स ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ब्रोंकियो एडेनाइटिस। फिर है ब्रोंकियल आस्थमा। ब्रोंकियोस्टैसिस, मतलब कि स्टैटिस का मतलब होता है रुक जाना किसी चीज का जम जाना, रुकावट होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, दैट इज द स्टैसिस। जैसे लीवर स्टैसिस में हम देखते हैं कि ब्लड का जम जाना, तो ये श्वास नली में रुकावट हो जाता है, ब्रोंकियल स्टैसिस। फिर है ब्रोंकियल कार्सिनोमा, मतलब ब्रोंकस का अगर कैंसर है तब भी। तो ब्रोंकस से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास 3 पॉइंट है, ALU10, CV17 एंड ALU9A। नेक्स्ट है ALU9A। और मैडम एक सेकंड, बस ये जो बताते समझते चलिए कि पहले ब्रोंकियल ब्रोंकी आएगी, जैसे 2 भागों में बटी, वो ब्रोंकी आई, ब्रोंकी के बाद फिर आगे जाकर के सारी होती, एल्वेलाइज लास्ट में है, तो यानी एल्वेलाइज लास्ट में है, तो वो लास्ट पॉइंट है। और उसके पहले ब्रोंकी कल बताया था मैडम ने कि कितने भागों में, 9 भागों में कितने भागों में विभाजित होती है, तो वो सब चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे कि ब्रोंकी शुरुआत की दशा है, उसके बाद आगे जाके एल्वेलाइज की बात है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद पॉइंट भी याद होंगे इसी तरह। जी चलिए, ALU9A। ALU9A, दिस इज द MP फॉर ब्रोंकियल प्लेक्सेस, मतलब श्वास नली संबंधित स्नायु जाल। MP फॉर ब्रैकियल प्लेक्सेस, गर्दन की पेशियों का स्नायु जाल। जब ये सब में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम ALU9A को यूज करते हैं। जहाँ प्लेक्सिस का मतलब होता है बंडल ऑफ नर्व्स, जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स मिलते हैं, दैट यहाँ पे लिखा है स्नायु जाल, मतलब नर्व्स का बहुत सारा मिलन होता है, तो दैट इज द प्लेक्सिस। तो इन सारे कंडीशंस में हम ALU9A को यूज करते हैं। नेक्स्ट है ALU9, दिस है MP फॉर ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब जो सांस नली है, हम नोज के बाद वो ट्रैकिया ही होता है। तो दिस इज द विंड पाइप इन विच एयर पासेस थ्रू द नोज वाया लैरिंग्स एंड ऑल्सो ट्रीट CV19। तो अगर ऐसा कुछ है ये डिजीज, तो ALU9 के साथ साथ हमें CV19 लेना होगा। उसके पहले हमने देखा था कि ब्रोंकियल के प्रॉब्लम में CV17 ले रहे थे। ALU9 को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं, हम लोग बताएं। ALU9 को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उसका। ब्लड वेसल मीटिंग पॉइंट। हाँ, इसके अलावा ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। इसके नहीं ऑर्गन सोर्स पॉइंट, एक बहुत उसका नाम ऐसा है कि जीवित कर दे वो। याद रिवाइविंग पॉइंट। हाँ यस, हाँ ठीक है, बस चलिए वही बताना है, ऐसे याद रखें हम लोग। हाँ, वो उसको यहाँ MP ट्रैकिया कहा गया है।
पहले ट्रैकिया आएगी, ट्रैकिया फिर बाद में विभाजित होगी, विभाजित होने के बाद फिर कहीं जाएगी, अंत में एल्वेलाइज आएगा। ठीक, चले। LU8B, दिस इज द MP फॉर लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स। तो यहाँ पे आपने लिखा है अटैच आया है तो सेडेट करना है, बाद में टोन करना है। अटैक आया है तो पहले हम सेडेट करते हैं, फिर बाद में उसको टोन करते हैं। और ये लैरिंग्स जब भी अटैक आएगा तो एनर्जी बड़ी होगी, या उसमें हमको तो सेडेट हमें करना है, घटाएंगे। और उसके बाद जब आपका होगा तो आपको टोनिफाई करेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ानी। जी, यस सर। यही हमेशा करना है, सुन लीजिए, हमेशा करना है। लंग्स में जब कभी हम लोग बाहर के अटैक में पहले सेडेट करते हैं, तो कोई भी पेशेंट हो उसको आप बोल दीजिए कि जब ठीक हो जाए तब भी एक बार हमारे पास आ जाइएगा। क्यों, कोई बताना चाहे क्यों? क्योंकि फिर अभी देखेंगे उसको सेडेट बढ़ी करना हुई होगा। एनर्जी को यस, सीडेट करना अभी तो होगा। हमने उसको लंग्स को बाहर से आया था प्रेशर, और लंग्स की एनर्जी बढ़ गई थी, हम लोग सीडेट कर रहे थे। अब अल्टीमेटली अगर हमने ऐसे सीडेशन में उसको छोड़ दिया तो उसकी लंग्स कमजोर हो जाएगी, उसको वीक वॉइस हो जाएगी। तो हमको उसको टोन कर देना है, 5-7 दिन बाद जब ठीक हो गया तो हमको लंग्स को टोन कर देना, तो फिर अपनी एनर्जी रिगेन कर लेगा। यस। चलिए, ये हमेशा कंसेप्ट याद रखिए बस। LU8A, MP फॉर हाइपोफेरिंक्स, श्वास नली के नीचे का भाग का ये MP है। LU8A, हाइपो का मतलब ऊपर, सांस के ऊपर का। उसके नीचे वाला। जी नीचे नीचे। जी, चलिए। LU8, LU8, MP ऑफ वेन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, वेन ऑफ आर्म्स। अच्छा, अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब हाथ, तो बाहों तथा हाथों की शिराओं का यह माप बिंदु है LU8। LU7, MP फॉर आर्टरीज एंड द अपर एक्सट्रीमिटीज, आर्टरीज ऑफ आर्म, बाहों तथा हाथों की धमनियों का माप बिंदु है। वहां पे ये वेन था और ये यहाँ पे आर्टरीज का है LU7। ऐसे भी याद रख सकते हैं। LU8 है जो अपर एक्सट्रीमिटी वेन ऑफ आर्म्स है, ये आर्टरीज ऑफ आर्म है LU7, धमनी और शिरा। इसके अलावा LU1 से LU6 तक के बिंदुओं का उपचार प्रभाव EAV में चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार ही माना गया। जैसे हमने TCM में पढ़ा है LU1 से LU6, तो यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे LU7 तक अलग दिया गया था। स्पेशल नोट फॉर आस्थमा, फर्स्ट क्लियर मेडिस्टिनियल प्लेक्सिस LU10D, और उसके बाद फिर सेकेंड क्लियर एल्वोलिस LU11 को पॉइंट लगाएंगे। तो LU7, LU8, LU9 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। कभी आपके हाथों में वेन्स में ये प्रॉब्लम आ रही हो कि सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो आप और जो आयुर्वेदिक में लगाना चाहें वो लगाइए, लेकिन यहाँ आपके पास 2 पॉइंट बहुत बढ़िया है, LU7, LU8। उधर पैरों के लिए लीवर का 7 पॉइंट है और ST 32 पॉइंट है, तो वो 4 पॉइंट आपके जो है सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। LU7, LU8 और उधर ST 32 और लीवर 7, ये 4 पॉइंट आपके हैं जिनको टोनिफिकेशन करने से आपको सारा सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे। अभी है लार्ज इंटेस्टाइन, LI मेरिडियन। LI में आ जा रहा हूँ। लोकेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इज सेम इन EAV एंड द चाइनीज एक्यूपंक्चर। ये हमने मैडम लंग्स, थोड़ा सा ये बता दीजिए ऊपर वाला स्थिति और कितने पॉइंट हैं बस। यस सर। जैसे हमने लंग्स में देखा कि TCM में लंग्स का जो मेरिडियन है वो बाहर रन करता है, लेकिन EAV के अनुसार लंग्स का मेरिडियन अंदर करता है। बट LI मेरिडियन जैसे चाइनीज में है वैसे ही EAV में है, उसका लोकेशन सेम है। सो लोकेशन EAV तथा चाइनीज एक्यूपंक्चर दोनों में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की स्थिति एक ही है। यह मेरिडियन हाथ की तर्जनी, आई मीन इंडेक्स फिंगर में रेडियल साइड, रेडियल का मतलब जहां से हम अंगूठे की BP, तरफ। हाँ, अंगूठे की जहां से हम पल्स को मेजर करते हैं, दैट इज द रेडियल साइड, से नाखून के कोने से प्रारंभ होकर नोज तक जाती है। जैसे नॉर्मल TCM में गया है कि ये इंडेक्स फिंगर के नेल बेड से शुरू होकर के नोज के बेस तक जाता है। बस केवल ये याद रखना है कि जिस साइड में होगी नोस्ट्रिल दूसरी तरफ से होगी, बस क्या याद रखना है, इधर की साइड की नोस्ट्रिल दूसरी तरफ होगी,
नाक की कील मान लीजिए, समझ लीजिए, तो आपके लेफ्ट अगर राइट, वो लेफ्ट का ट्रीटमेंट आपका हो रहा है तो वो उसके राइट में जो पॉइंट है वहां पर आएगा, LI में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है, LI में LI 20 आपका पॉइंट आएगा हमेशा, लेफ्ट वाला राइट में आएगा, राइट वाला लेफ्ट में आएगा। केवल LI 20 सर, केवल 20 LI सर, में LI में ओनली LI 20 अपोजिट आएगा। हाँ, LI के मतलब LI के हम बता रहे हैं, LI में राइट वाला जैसे यहाँ से शुरू हुई मेरिडियन, यहाँ से आपने कहा इंडेक्स फिंगर से यहाँ गई और इसका LI 20 पॉइंट है तो क्रॉस कर जाता है, इस तरफ आता है, लेफ्ट में आएगा, ओके, और लेफ्ट वाले ठीक है। का राइट में आएगा, क्रॉस करेगा। ठीक है LIV 8 बोला था जी, सर, वो ब्लड सर्कुलेशन में LIV 8 बोले थे। ये लंग्स का 7 और 8 दो, एक आर्टरीज का है, एक वेन्स का है, और उधर ST 32 है और लीवर 7 है। चारों का सबको टोन करना है ना? ये चलिए, सर्कुलेशन बढ़ाना है ना, जी सर। सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए, टोन कर दीजिए, तो क्या होगा, पूरे पैरों का और हाथों का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जी। तो कभी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, वहां हम लोग क्या करते थे, आयुर्वेद में क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया है किसी को? आयुर्वेद में सर 4536 टोन करते हैं और 4 5 3 6 करेंगे, 4 5 3 6 टोन। 4 5 3 कहाँ करेंगे, 6 टोन। कहाँ करेंगे, पैरों के लिए इंडेक्स फिंगर में करेंगे और हाथों के लिए रिंग फिंगर। ठीक है, फिंगर नंबर 3 4 पैरों के लिए और फिंगर नंबर 5 6 हाथों के लिए। क्लियर, आगे चले। बिंदुओं की संख्या EAV के अनुसार लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में कुल 30 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज एक्यूपंक्चर के अनुसार कुल 20 बिंदु होते हैं। डॉक्टर वॉल ने लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में 10 नए बिंदुओं को खोज किया। वैसा ही एलियो में भी था। डॉक्टर वॉल ने हर मेरिडियन में ना कुछ नए पॉइंट्स को खोजा है। यह मेरिडियन दोनों तरफ बायलेटरल होती है, मतलब दोनों तरफ समान रूप से रन करती है। ठीक, इसको पढ़ूं सर विशेषताएं? अब तो ये तो आगे आएगा, रिपीटेशन है। यस सर, ये रिपीटेशन है, वो शुरू का में केवल ये जरूरी कितने पॉइंट ऐड किए हैं उन्होंने, और फिर ये पॉइंट सब रिपीट होंगे। अभी आप देखिए, इसको पढ़िएगा आप लोग, सब सारे लोग, ऐसा जो हम लोग छोड़ रहे हैं उसको देखे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोबारा आप देखिए, ये पॉइंट देखिए, ऐसे ऐसे पॉइंट है। CMP LI 1B, नॉर्मली 1B पॉइंट होता है, नॉर्मली मैं कह रहा हूं, नॉर्मली बहुत से आपको CMP पॉइंट 1B वाले मिलेंगे। लंग्स में देखिए 10C है ना, लंग्स में तो डिफरेंट है, याद करिए, वहां C पॉइंट, CMP वहां लंग्स का 10C है, वहां C है, लेकिन नॉर्मली आपको 1B मिलेगा। आपको देखिएगा आगे चल के, आपको देखिए जो CMP इसका है लंग्स का। चलिए, तो इस तरह इस लोकेशन ये है आपकी, मतलब बाहरी LI में बाहरी की तरफ, ये देखिए आया, और वही रोटेशन है। चलिए आगे पढ़िए। यस मैडम। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन LI 1, तो क्योंकि ये दोनों तरफ रन करता है तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट करके अलग अलग चीज दिख रहा है। राइट में MP फॉर ट्रांसवर्स कोलन, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड से, तो सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर वो पैरेलल वो ऐसे स्टमक के साइड से रन करता है, फिर नीचे जाता है। हॉरिजॉन्टल मोर और लेस हॉरिजॉन्टल होता तो वो ट्रांसवर्स कोलन है। यस सर, तो वो जो ऊपर चढ़ रहा है, फिर जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज द ट्रांसवर्स कोलन। तो यहाँ पे वो LI 1 है, दैट इज द MP फॉर ट्रांसवर्स कोलन। अनुप्रस्थ बड़ी आंत का माप बिंदु है। ट्रीट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अफेक्टिंग वन साइकोलॉजिकली, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तब हमें LI 1 का पॉइंट लगाना चाहिए। वही LI 1 लेफ्ट साइड में जब लगाते हैं तो ये MP ऑफ सिग्मॉइड कॉलन हो जाता है, जो कि LI का लास्ट का पार्ट है। सिग्मॉइड कॉलन आप लोग पूछे, और लोग बताइए सिग्मॉइड कॉलन क्या है। देखिए ट्रांसफर ऊपर क्या हो गया, डिसेंडिंग कॉलन के बाद सिग्मॉइड कॉलन आता है ना, रेक्टम से कनेक्ट होता है। हाँ उसी से पैरेलल, समझ लीजिए
ट्रांसवर्स यूं है तो वो भी तो पैरेलल है, उसी के नीचे पैरेलल है, नीचे की तरफ जी सिग्मॉइड कॉलोन नीचे हो गया, वही पैरेलल है। क्लियर? लेकिन वो लेफ्ट साइड में है। देखिए नॉर्मली क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन राइट से जा रहा है और वो ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो ये तो ट्रांसवर्स हुआ। नीचे वाला सिग्मॉइड कोलोन लेफ्ट से जा रहा है और वो आगे बढ़ता नहीं है, वो राइट में जाता ही नहीं, याद करिए। वो वहीं नहीं पे जाता। नीचे चला जाता है। नहीं जाएगा जाता, नहीं, सीधा बीच में रुक रेक्टम में जाएगा। जाता। या ठीक है, वो तो इसलिए लेफ्ट साइड में है और वो पैरेलल है। इस तरह याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ आपको जी। LI11, this is a MP for lymph vessel of the cecum and colon, and वही लेफ्ट में देखते हैं तो वो MP for lymph vessel of the colon and the sigmoid colon, क्योंकि सेम वही पे बात हुआ। ये सिकम एंड कोलन का है जो MP है LI11, जबकि लेफ्ट साइड में अगर हम इसको देखते हैं पॉइंट्स अगर लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ये लिम्फ वेसल किसका, कोलोन का और सिग्माइड कोलन का जो लिम्फ वेसल है उसका वो MP है, मेजरमेंट पॉइंट है लेफ्ट साइड में। राइट में है लिम्फ वेसल ऑफ सीकम एंड कोलन, अंधांत्र तथा बड़ी आंत की लसिका वाहिका का माबिंद। हिंदी बहुत पढ़ने की कोशिश मत करिए, आपको नहीं है तो वो उसको बहुत अधिक वो क्लियर है। सिग्माइड कोलोन देखिए अगर दोनों तरफ लगा रहे हैं तो क्या फायदा होगा, लिम्फ वेसल ऑफ सीकम एंड कोलोन, कोलोन का तो हो ही गया, कोलोन का हो गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, सीकम का भी हो गया, सीकम माने शुरुआत का पॉइंट, और सिग्माइड कोलोन माने लास्ट वाला पॉइंट, उसका भी हो गया। दोनों तरफ लगा देने से आपको सिग्माइड कोलोन भी सीकम भी, और कोलोन तो हो ही रहा है, कोलोन है लिखा हुआ, कोलोन एंड सिग्माइड कोलोन दोनों है। तो लिम्फ वेसल क्या थी, क्या करती थी, बोलिए आप लोग। ड्रेनेज का काम करेगा। हाँ ड्रेनेज वाला काम करेगा ना, अभी कल पढ़ाया है मैडम ने कि ड्रेनेज काम करता है, तो वो ड्रेनेज करने के लिए डिफेंसिव है, डिफेंस का भी काम करेगा, डिफेंस का काम करेगा, ड्रेनेज काम करेगा। याद करिए अगर मान लीजिए एलआई में कहीं पर कोई बैक्टीरिया आ गया तो सीकम वहां भी बहुत वो है, वहां उस सीकम के पास कोई एक और बताइए, कोई मत बताइए मैडम, आप मत भूलिएगा, सीकम के पास एक और कोई है जो अपेंडिक्स। यस अपेंडिक्स, तो वो भी हमारा बहुत बढ़िया वो है, क्या करता है, वो भी दुश्मनों को मारने के लिए बैठा हुआ है या सूचना देता है, दोनों चीजें हैं, वो द्वारपाल भी है और मारता भी है, तो दोनों काम वो करता है। तो उस और अगर कोई बच गया तो लिम्फ वेसल आपके पास है, आप लिम्फ वेसल को वहां कर दीजिए तो वो आगे जाके मार देगा। ठीक, यस आगे जी मैम। LI1A is a MP for the superior hypogastric plexus, ऊपरी अधि जठर स्नायु जाल का माप बिंदु है। एंड अगर वही लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो वो MP फॉर इलियक प्लेक्सस एंड द फिमोरल प्लेक्सस एंड द पॉप्लिटियल प्लेक्सस, मतलब छोटी आंत के तृतीय एवं अंतिम भाग के स्नायु जाल का माप बिंदु है। वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इलियोसिकल वॉल से कनेक्ट होकर के, एक्चुअली वहां पे तीन चीज होता है, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एक ही जगह पे तीनों मिले होते हैं। तो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो लास्ट हो रहा है और एलआई शुरू होता है, वहां पे एक वॉल होता है इलियोसिकल वॉल, वही कभी कभी जब लूज हो जाता है तो मल को बाहर निकलना चाहिए, उसकी वजह ना वो आइदर अपेंडिक्स में चला जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, और कभी कभी एसआई में भी चला जाता है तो भी प्रॉब्लम कॉज होता है। तो इसके लिए इतना अच्छा एलोपैथी में तो बहुत ही, मतलब उसको तो सर्जरी ही बोलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। LI1A अगर लगाते हैं तो ये काम को कर देगा लेफ्ट साइड में। LI1A control acid base ratio in the colon. It is often affected by copper and cobalt. Important. It governs the vascular function of the lower part of the body, including legs. Acid base ratio in the colon should be basic. If acid base ratio in colon is acidic, in the long run there will be a ulcer in the colon. हमारे बॉडी, जब हमारा बॉडी एसिडिक टर्न हो जाता है तो बहुत सारे बीमारियों का अटैक होता है, हालांकि जब अल्कलाइन ज्यादा हो जाएगा तो भी होता है, बट इसीलिए एसिड बेस का एक रेशियो है, वो फिक्स रेशियो होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या है, बेसिक है स्लाइटली। अगर एसिडिक होता है, एसिडिक हम समझते हैं तब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, अल्सर हो जाता है,
तो कोलोन कोलाइटिस हो सकता है, कोई नॉर्मल अल्सर भी हो सकता है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? LI1A अगर हम राइट साइड में लगाते हैं तो कोलोन का एसिड बेस रेशियो है जो वो कंट्रोल करता है। तो कभी कभी जब हमें इस तरह का प्रॉब्लम पता चल जाता है रिपोर्ट से या ऐसे भी कि कोलोन कोलाइटिस हुआ है, तो बेटर है कि हम LI1A पॉइंट लगा सकते हैं। यही लेफ्ट साइड में अगर हम इस पॉइंट को यूज कर रहे हैं तो ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द आर्टरीज ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग लेग्स। इट इज ऑफन अफेक्टेड बाय द बेंजोएट्स एंड कोबाल्ट। अच्छा, वो राइट साइड में रह गया था। यहाँ पे कॉपर और कोबाल्ट दोनों को, आप इसको ये कर दीजिए, दोनों की वजह से हो जाता है ये। कॉपर और कोबाल्ट को दोनों- अगर कुछ अफेक्ट होता है तब इस पॉइंट को यूज करते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में है तो ये बेंजोएट्स एंड बेंजोइक एसिड, मैंने बेंजोएट से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट और कोबाल्ट से, तब हमें राइट साइड लेफ्ट साइड में यूज करना चाहिए। अतः बताइए, यही पर प्रश्न उठ रहा Next. है कि हमारा एसिड वाला कहाँ होना चाहिए, बॉडी के किस पार्ट में एसिड होना चाहिए? तीन पार्ट बताइए, तीन मिनिमम। स्टमक स्टमक का सर एक तो से दूसरा? ड्यूडिनम तक। दूसरा ड्यूडिनम ड्यूडिनम में क्यों? ड्यूडिनम में तो ये आता है और साथ साथ में सारे ये नहीं, आपका नहीं, तीन पार्ट बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। किडनी में हैं? किडनी में है तो से अरे लाइन होता है, अरे किडनी का एक लाइन आता है उसमें तो एसिड काम करे क्या? दुश्मनों को मारेगा? कहाँ मारना चाहिए उसको, बोलिए। स्टमक में पेन में पहले स्टमक तो कहाँ से शुरू होता है? स्टमक स्टार्ट फ्रॉम सलाइवा है, फर्स्ट सलाइवा, फर्स्ट सलाइवा देन स्टमक। और थर्ड क्या है? निकलने का रास्ता बताइए। रेक्टम अरे एलआई में नहीं, एलआई में तो यूरिन का एसिडिक होता है ना, यही वहां एसिडिक होता है ना, यूरिन एसिडिक होता है। अगर वहां से नहीं एसिडिक होगा तो बैक्टीरिया वहां से घुस जाएंगे, यूटीआई हो जाएगा। याद करिए ना, व्हाट इज यूटीआई? आप लोग भूल, ऐसे भूलिए नहीं, अब थर्ड सेमेस्टर में है। ऐसे ब्रॉड कंसेप्ट 3 जगह केवल होता है मेन, और तो हो सकता है कहीं हो। नंबर 1, जहां से मुंह खाते हैं वहां पर बैक्टीरिया को यही रोकना है, तो एसिडिक होना चाहिए। उसके बाद स्टमक में गया, वहां बैक्टीरिया को मारना ही नहीं है, HCl श्रवण होता है, तो HCl का पीएच है 1.2। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है यूरिन का पीएच हमेशा एसिडिक होना चाहिए। अगर एल्कलाइन हुआ तो इसका मतलब कि मिठाई में क्या पड़ता है, बोलिए। कॉमन पार्लेंस में बोलते क्या बोलते हैं? मिठाई पड़ेगा तो अधिक मिठाई खाओगे तो कीड़े पड़ेंगे। बस आपको समझ में आ गया कि मिठाई जहां होगी, यानी जहां एल्कलाइन होगा, वहां ही क्या होगा? कीड़े आकर्षित होंगे, तो बैक्टीरिया का घुसने का रास्ता मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, हम ये सब प्रश्न ब्रॉडर कंसेप्ट के याद करिए भाई, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं। अब तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, यस मैडम, आइए। LI1B is the CMP for the whole large intestine including rectum and anal canal and the anus। मतलब ये पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद का रेक्टम को लिए, और साथ में एनल कैनाल और एनस, सभी के लिए ये CMP का पॉइंट काम, सभी के लिए CMP पॉइंट है। गुदानाल मलाशय का तृतीय भाग जो मलाशय तथा गुदा द्वार के बीच स्थित होता है। ऑल्सो ट्रीट द किडनी पॉइंट्स ऑफ द रेक्टम and anal canal and anus is in the case of the problem of these organs। मतलब ये इंटेस्टाइन का तो लेकर के टिल एनस तक का CMP है, साथ में ये किडनी पॉइंट्स फॉर द रेक्टम, ट्रीट द किडनी पॉइंट्स ऑफ द रेक्टम, कैनाल एंड द एनस इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दीज ऑर्गन्स। अगर इन ऑर्गन्स में कहीं भी प्रॉब्लम है तो LI1B पॉइंट को यूज किया जाता है। अब किडनी में पॉइंट कौन है? K5 है क्या? किडनी का पॉइंट कौन सा है, याद है किसी को? किडनी का पॉइंट कौन सा है? K5 है क्या? सर K4 K5 दोनों ही हैं, आई थिंक। दोनों है? नहीं, मेन K4 भी है।
अच्छा सर के फोर्थ और रेक्टम से कनेक्टेड है सर, ये तो याद हाँ वही बता रहे तो ना, रेक्टम का रेक्टम हाँ और सर। एनल कैनाल दोनों का 4 5 दोनों। यस सर। अच्छा ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग 4 5 दोनों। तो ये उसमें कह रहा है कि वो उसको भी ट्रीट करिए डॉक्टर। ये देखिए, ये बोल रहा है K6 K5 बोल रहे हैं, ये डॉक्टर इसी किताब में लिखा हुआ है। K5 आपका एनल कैनाल के लिए और K6 आपका रेक्टम के लिए। और सर के फोर किस चीज के लिए? और K4 के लिए उन्होंने मीडियल एंड इंफीरियर रेक्टल प्लेक्सस के लिए कहा है, लिखा हुआ। यानी हम लोग के 5 6 को जरूर करना है, चाहे भले आप 4A भी कर दीजिए, क्योंकि एनल इंस्फिंक्टर का भी है। अगर इसमें केवल एनल इंस्फिंक्टर में कोई गड़बड़ी, मतलब नीचे वाले जो है उसको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो 4A है। और 5 है आपका एनल कैनाल के लिए, और 6 है रेक्टम के लिए। नोट कर लीजिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी साथ आपको यूज करना है LI1B के साथ। और वहां आयुर्वेद में क्या करेंगे हम लोग अगर करना होगा तो? रामबाण सर कहाँ था? 4 5 3 6 4 5 सीडेड तो 4 5 7 LI ऐसा है कि हाँ, हाँ, फिंगर पे अगर करना अगर अगर ब्लीडिंग नहीं है, ठीक, ब्लीडिंग है तो चेंज हो जाएगा। ब्लीडिंग हो तो क्या हो करना पड़ेगा, बस यही बता सर दीजिए। हम बताएं। बोलिए। 3 4 सीडेड 5 6 टोन ठीक, और 0 टोन 9 सीडेड भी करेंगे सर उसमें। हाँ हाँ वो तो करेंगे ही जी। चलिए आगे, यही बात LI1C रिपीटिशन है। यस जी जी, चलिए बात। LI1C पेरिटोनियम region. Peritoneum is a thick, smooth, protective serous coating of the internal surface of the organ. मतलब पेरिटोनियम बोलते ही हैं जो ऑर्गन के चारों तरफ एक कोटिंग है, सीरियस कोटिंग, जो कि प्रोटेक्ट करता है उस ऑर्गन को। तो ये LI1C है जो उसका पॉइंट, MP पॉइंट है। LI1C, this is the peritoneum measurement point of the large intestine region. Peritoneum is a thick, smooth, protective organ or protective covering of the internal organ of the internal surface of the organ. ये ट्रीट क्या करता है? ट्रीट पेरिटोनियम कवरिंग इन केस ऑफ क्रॉनिक लार्ज इंटेस्टाइन डिजीज, मतलब बड़ी आंत के कोई जीर्ण रोग है उसमें, कोलाइटिस बड़ी आंत का प्रदा, diverticulitis, a pouch or a sac protruding from the wall of the large intestine. अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद स्कार एडेशन होने पे इसका पता इस बिंदु से चलता है तथा उपचार भी इसी बिंदु से देते हैं। तो क्रॉनिक, अगर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो LI1C का पॉइंट लेते हैं। कोलाइटिस है, कोलोन कोलाइटिस ही बोलते हैं अगर कोलोन में है तो, अगर और भी किसी पार्ट में है तो नॉर्मल कोलाइटिस, तो लेकिन बड़ी आंत में है तो दैट इज द कोलोन कोलाइटिस। तब इसमें LI1C का पॉइंट लगाते हैं। कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन में ना ऐसे कुछ पॉच या सैक हो करके वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, हम उसको डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। तो LI के वॉल पे जब कोई डाइवर्टिकुलाइटिस है तब LI1C का पॉइंट लगाएंगे। अपेंडिक्स होने के बाद अगर वहां पे कुछ मार्क्स रह जाता है, स्कार एडेशन है, तब हम LI1C का पॉइंट लगाते हैं। नेक्स्ट LI2। बस हाँ, बस यही बता दें, पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर। पेरिटोनियम को समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा वो टॉपिक है, उसको जब वो समझिएगा मॉडर्न साइंस में। पेरिटोनियम क्या है? हमारे सेल में क्या थे? सेल में सारे जो ऑर्गेनेल्स थे कैसे बंधे हुए थे, किसी उससे थे बड़े महत्वपूर्ण वाले, उनके चारों तरफ झिल्ली थी ना, न्यूक्लियस झिल्ली थी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के आसपास झिल्ली थी एक प्रोटेक्शन के लिए। और अगर नहीं झिल्ली थी तो बीच में क्या था हमारे पास? ऐसा जेली नुमा वातावरण था जो जिसकी वजह से वो बंधे हुए थे। झिल्ली है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, यानी प्रोटेक्शन फील हो रहा था उनको। यहाँ क्या है, पेट में कितने ऑर्गन है आपको ऊपर से लिखिए, जोड़ दीजिए। हार्ट वगैरह प्लूरा छोड़ दीजिए, हार्ट को कवरिंग है, प्लूरा कवरिंग है, लेकिन नीचे में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इधर लीवर, इधर वो, इन सबको करने के लिए एक बोरा है, बड़ा बोरा, उसके छोटे अंदर अंदर सब बोरे हैं।
सामान रखने के लिए आपने रखा, एक बोरे में क्या किया, आपके पास खाना भी रखा हुआ है, आपके बगल में जो है उस पे किताबें भी रखी हुई हैं, इनको सब बोरों में बंद कर दिया और एक बड़े बोरे में बंद कर दिया। तो पेरिटोनियम को बड़ा बोरा कह सकते हैं, जिसमें सारे ऑर्गन, तो जो बड़ा बोरा लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित जहां पर आ रहा है उसका ये पॉइंट है। क्लियर? ये समझिए बड़ा बोरा है पेरिटोनियम, जिसमें कई ऑर्गन्स, सब अपने अपने सब ऑर्गन्स के चारों तरफ झिल्ली है, वहां सब प्रोटेक्शन है, लेकिन एक बड़े बोरे में कर दिया गया है, कोई एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है, ताकि अपनी अपनी जगह ऑर्गन स्थिर रहे, इसलिए। क्लियर? इसको इस तरह समझिए, फिर आप लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में तो समझ क्लियर हो जाएगा। चलिए एलाई 2 इसको भी राइट के लिए कुछ और लगाते हैं और लेफ्ट साइड में किसी और के लिए लगाते हैं। तो राइट का है एलाई 2, राइट में जब हम लगाते हैं तो एमपी फॉर द राइट फ्लेक्सस ऑफ द कोलोन, सॉरी राइट फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, मतलब बड़ी आंत के दाहिने तरफ का मोड़, हम उसको राइट फ्लेक्सर बोलते हैं। जब वो नीचे जाने लगता है तो लेफ्ट फ्लेक्सर उसको बोलते हैं। एसेंडिंग तथा ट्रांसवर्स कोलोन को जो जोड़ता है, मतलब जो नीचे से ऊपर जा रहा है और जब ट्रांसवर्स हो रहा है, तो वो जो कॉर्नर है दैट इज नोन एज द राइट फ्लेक्सर। यह मोड़ लीवर के पास स्थित होता है, अतः इसे लीवर मोड़ भी कहते हैं, मतलब राइट फ्लेक्सर को लीवर टर्निंग कहेंगे। एंड जब वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो एलाई 2 का पॉइंट लगाते हैं। अगर लेफ्ट साइड इस पॉइंट को लगाते हैं तो दिस इज द एमपी फॉर डिसेंडिंग कोलन, मतलब ट्रांसवर्स के बाद जब ऊपर से नीचे जाने लगता है डिसेंडिंग कोलन है, और दिस इज रिलेटेड टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आई मीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक होता है। तो डायस्टोलिक मतलब नीचे का ना, हाँ नीचे वाला, हाँ, तो इसमें अगर कुछ 80 + डिस्टर्बेंस है 10। या तब इसमें एलाई 2 का पॉइंट लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि Li2 क्यों लगाएंगे। देखिए ये नया पॉइंट मिला ना आपको कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप Li2 पॉइंट भी से भी लगाना है। और देखिए कोलोन कैसे, कोलोन नीचे से ऊपर चढ़ी तो जैसे ही लीवर आया वहीं से मुड़ना पड़ेगा उसको, तो लीवर से मुड़ी और ट्रांसवर्स कोलोन में कन्वर्ट हो गई। फिर जैसे स्पिन आई, फिर स्पिन से नीचे उतर गई, तो नीचे उतर गई, फिर सिग्माइड कॉलोन बनी। यानी दो मोड़ उसके पास आएंगे, बड़े मोड़। कौन मोड़? एक लीवर का मोड़ और एक स्पिन का मोड़। तो स्पिनिंग फ्लेक्सर उसको बोल देंगे और इसको बोल देंगे हिपैटिक फ्लेक्सर। हिपैटिक माने लीवर, हेपेटाइटिस होती है ना, हेपेटाइटिस या हिपैटिक, तो हिपैटिक फ्लेक्सर इसको बोल देंगे, उसको लीवर मोड़ कह देंगे, और उसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर बोल देंगे, क्योंकि फ्लेक्सर माने मोड़, तो दोनों को मोड़। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया पॉइंट है। एलाई 3 सर ने यहाँ पे लिखा भी है कि मेथी के दाने से इसका उपचार करते हैं एलाई 3 के पॉइंट पे। जैसे एमपी फॉर द असेंडिंग कोलन, आरोही अंत बड़ी आंत, आई मीन दिस इज रिलेटेड टू द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे विटामिन के बनता है जो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। तब एलाई 3 को राइट साइड में लगाते हैं। अगेन वही है असेंडिंग कोलन, मतलब कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो राइट साइड में है, इसलिए राइट को लगाते हैं। और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। और एक अच्छा पॉइंट, एक यहाँ पे एक अच्छा स्टेटमेंट है कि विटामिन के है जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। एमपी फॉर द लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ अब द आपको ये कोलोन, समझ में आ गया कि ये विटामिन के कहाँ बनता है। आप लोग पढ़ा था ना कि विटामिन के बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में और बनता है Li3 की जगह पर। देखिए पॉइंट आपको बता दिया ना प्रोफेसर, वो डॉक्टर आरवाल ने बता दिया। और इनफैक्ट सर विटामिन B12 भी इसी में बनता है ना सर? नहीं बनता तो उसी में है, लेकिन विटामिन के का इन्होंने जगह बता दिया। विटामिन बी के नहीं कह रहे हैं, विटामिन के बोल रहे हैं। विटामिन के Li3 पर बनता है, ये बता रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि आगे चल के हम लोग को और पढ़ना हो तो यही समझ में आ रहा है। देखिए डॉक्टर वाल ने कितना बढ़िया बताया सब। जी चलिए मैडम आगे चले। सर नहीं सर, सर थोड़ा सा आपका और नाम नीचे हम विष्णुदत्त शर्मा रख दें क्या? आपको विष्णुदत्त शर्मा क्यों? बस वही जागरूकता तो आप पैदा करते आ रहे हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल पढ़िए, आगे आगे पढ़ने का हमारा उद्देश्य है। और नीचे लेफ्ट साइड का पढ़ना है, लेफ्ट साइड का। और ऊपर करें यहाँ पर ये और बस यस सर।
Li3 का लेफ्ट साइड में है. दिस इज MP फॉर लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन, कार्डियोस्प्लेनिक फ्लेक्सर, जो सर ने बताया. क्योंकि वहां पे मोड़ के पास स्प्लीन है तो हम उसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं. तो ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर का MP है, मेजरमेंट पॉइंट है. सर अब नीचे आए. यह बड़ी आंत तथा बाईं तरफ के मोड़ है जो कि ट्रांसवर्स बड़ी आंत तथा डिसेंडिंग बड़ी आंत को जोड़ता है. यह मोड़ स्प्लीन के पास स्थित होता है, अतः इसे स्प्लेनिक मोड़ कहते हैं. यह ट्रांसवर्स कोलन तथा डिसेंडिंग कोलन को स्प्लीन के पास जोड़ता है, अतः यह स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहलाता है. स्प्लीन में सुई गड़ने के समान दर्द हो या गैस का दर्द हो जो हृदय तक फैल जाए तो इसका उपचार इस बिंदु से करते हैं. मतलब Li3 को लेफ्ट साइड पे लगाएंगे. अगर इस तरह का कुछ स्प्लीन में पेन हो रहा है या गैस का दर्द हो रहा है, और कभी ये गैस्ट्रिक पेन तो होता ही है जो वो समझ में नहीं आता है कि हार्ट का पेन है या गैस का पेन है, तो इस कंडीशन में Li3 को लगाते हैं. राइट एवं लेफ्ट में यदि ऊर्जा कम हो तो डर्मेट्रॉन मशीन पे इंडिकेटर ड्रॉप बताएगा. यह इंगित करता है कि यह तो क्रॉनिक कोलाइटिस हुई है अथवा डिसेंड्रिक बैक्टीरिया हुआ है. दिस बैक्टीरिया रोग में बड़ी आंत में बेनिफिशियल बैक्टीरिया घट जाते हैं. इसका कारण एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना होता है. सो ऑल्सो ट्रीट द स्मॉल इंटेस्टाइन पॉइंट. तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पॉइंट को भी लेंगे और साथ में Li3 को भी लेंगे. नेक्स्ट Li3A. Li3 is the MP for the great omentum. MP for the great omentum, पेट का पर्दा जो कि बॉवेल के ऊपर जठर के साथ जोड़ता है. A fold of peritoneum or the serous covering of the bowels. Treat omentitis, that is the inflammation of the omentum. जब पेट के ऑर्गन नीचे की तरफ लटकने लग जाएं, तो इस बिंदु पे उपचार दें. अल्सर या पाचन में रक्तस्राव पे उपचार इस बिंदु से करने पे सीरस कोट पुनर्स्थापित होकर रोग ठीक करता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Li3A. Li3A का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? CV8 के साथ. याद करिए, CV8 कौन सा पॉइंट है? CV8 इसे नाभि कह रहे हैं कि अगर आपके कोई पेट माने एब्डोमेन के ऑर्गन्स नीचे की लटकने लग जाए तो इस बिंदु पर उपचार दीजिए. तो यानी यहाँ भी उपचार Li3A भी कर सकते हैं और CV8 भी कर सकते हैं. दोनों करिए. सर दोनों एक साथ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें. Li4 राइट साइड में. अगर इसको आप लोग कहीं नोट करते जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये भूल जाएंगे सब. जब भी होगा ये पॉइंट नोट करेंगे तो उससे बढ़िया रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा. बुक के साथ ही, बुक में ही नोट करते हैं सर. Li4 जहाँ भी करिए उसको दोबारा पढ़ने के लिए, उसके लिए कह रहा हूँ नोट. जी राइट साइड में. दिस इज द MP फॉर द cecum. A problem here affect the local organs and the मसल. which muscles? Psoas muscle. बैक वाली मसल होगी, उसको कह रहा है. या श्वास मसल. तो ये सीकम का मेजरमेंट पॉइंट है Li4. और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है लोकल ऑर्गन्स में या पीछे के मसल्स में, तो Li4 को राइट साइड पे लगाते हैं. लेफ्ट साइड है. दिस इज द MP फॉर द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन. ट्रांसवर्स कोलन का भी और लेफ्ट पोर्शन है, तब हम इसको Li4 को लेफ्ट साइड में लगाते हैं. नेक्स्ट Li4A. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज MP फॉर द अपेंडिक्स एंड इलियोसिकल, जो कि पहले बोल रही थी इलियोसिकल वॉल, तो ये अपेंडिक्स एंड इलियोसिकल और लिम्फ नोड्स भी है. हम लोग को MP अपेंडिक्स का एक और पॉइंट मालूम है, बोलिए आप लोग. स्टमक में है. ST 36.5. ये पहले बताया गया था कि इसी ने पूरा तहलका जो बताया था वर्ल्ड में, ये ST 36.5 था जिसने अपेंडिक्स के ऑपरेशन को
जो है दर्द नहीं खत्म हो रहा था, उसके बाद चाइनीज ने इसको किया 36.5 पे उन्होंने ट्रीट किया और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अपेंडिक्स का जो रोग था वो हमेशा के लिए उसी ने पॉपुलरिटी दिया, है ना। जो डॉक्टर वहां के थे अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आए थे जेम्स रेस्टिन, उन्होंने जो है ये किया था। तो वहीं से पूरे विश्व में पहली बार ये हुआ, वो अपेंडिक्स का पॉइंट था। तो ये भी LI4A भी अपेंडिक्स का पॉइंट है, उसको भी नोट कर लीजिए। तो यानी आप और कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों पॉइंट पर अगर आप मेथी लगा देंगे तो भी काम चलेगा। LI4A एज वेल एज ST36.5 0.5 का अर्थ ये है कि ST36 और 37 के बीच में आप लगा दीजिए। क्लियर? राइट साइड में लगा रहे हैं तो MP फॉर द जी सर इसी को LI4A अभी कंप्लीट जी। नहीं हुआ। सो LI4A is a MP for the appendix and the ileocecal lymph nodes and is a treat appendicitis here. It provides mucus to lubricate the protect local wall. यहाँ पे लोकल वॉल को प्रोटेक्ट करता है, उसको लिब्रिकेट करते हैं चिकनाहट लेकर। अगर लिम्फेटिक कोई प्रॉब्लम है, जो लिम्फेटिक सिस्टम पे क्लास भी हुआ था, तो लिम्फेटिक कोई प्रॉब्लम है तो हम LI4A को राइट साइड में लगाएंगे। लेफ्ट साइड पे अगर है LI4A is the MP for the mesenteric lymph nodes. It is often affected by the silver, fluoride और copper. अगर इससे कुछ भी कभी-कभी शरीर में इससे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो LI4A को लेफ्ट साइड में लगाते हैं। नेक्स्ट LI5। LI5 is an MP for the proximal wrist joint. समीपस्थ कलाई जोड़ पर माप एवं उपचार बिंदु LI6 से लेकर LI10, LI12, LI13, 14, 16 इन बिंदुओं का उपचार प्रवाह चाइनीज एक्यूपंक्चर एवं EAV में समान रूप से है। मतलब LI5 तक अलग है, फिर LI6 से लेकर के LI16 तक, बीच में एक LI11 नहीं, इसमें गायब है। तो यहाँ तक जैसे PCM में है वैसे ही होता है। और ये MP है किसका? प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट का, LI5। नेक्स्ट है LI11। इट इज द थर्ड MP ऑफ कौन सा पॉइंट है? प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट क्या है? यही तो है, ये वाला जो इंडेक्स का, ये वाला, ये जॉइंट यहाँ पर। ये प्रॉक्सिमल कहने का मतलब है, तो इसमें प्रॉक्सिमल क्यों कहा है इसको? प्रॉक्सिमल आई मीन रिस्ट के पास है, उसका हिंदी में वर्ड दिया समीपस्थ। रिस्ट के पास बिल्कुल बगल में है, सबसे पर ये हुआ, ये रिस्ट से दूर होगा, ये दूर हो जाएगा, ये रिस्ट के पास है। ठीक। LI11 it is the third MP for elbow joint। अगर एल्बो जॉइंट के पास कोई पेन है तो एक हमने अभी जस्ट देखा था LI11, और पहले भी हम देखे थे ना। हाँ, इसमें LI5 दैट इज द प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट। LI5, LI11 जो कि कोहनी के माप का तृतीय बिंदु ह्यूमरल रेडियल जॉइंट। अदर एल्बो जॉइंट्स आर SI8 है जो फर्स्ट है MP ऑफ एल्बो जॉइंट, दैट इज द ह्यूमरल अल्नर जॉइंट। मतलब रिस्ट में भी तो दिस इज द रेडियल साइड एंड ये अल्नर साइड है। तो अल्नर साइड पे SI8 लेते हैं एंड रेडियल साइड पे CI3 CI3 लेते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ा था LI5 एंड LI11। तो बहुत सारे हैं रिस्ट जॉइंट में अगर पेन होता है तो LI5 तो रिस्ट जॉइंट के लिए है, LI5 रिस्ट जॉइंट के लिए, ये तो एल्बो के लिए। सॉरी, हाँ दिस इज एल्बो, सॉरी हाँ ये एल्बो के लिए है। एल्बो तो एल्बो में ये रेडियल एल्बो जॉइंट ह्यूमरल वो उसके लिए रेडियल CI3 रेडियल के लिए, रेडियल अल्नर जॉइंट मतलब ह्यूमरल पहले होगा जी, और SI8 है जो ह्यूमरल अल्नर जॉइंट के लिए है। ह्यूमरल ऊपर वाली ह्यूमरस पहले वाली हड्डी है और ये रेडियल बाद वाली हड्डी है। तो ऊपर वाली हड्डी का भी है पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट इसीलिए वहां पर आ गया। थर्ड MP कहाँ का? ये प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट में।
3 हो गए, एक यहाँ पर पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है? LI 15. LI 15 is the first MP for the 15. shoulder joint. Shoulder joint का ऊपर सबसे पहला MP पॉइंट है LI 15. कंधे के जोड़ के माप का यह प्रथम बिंदु है। Other points for the shoulder joints are anterior portion जो कि सामने shoulder के सामने भाग का है, CI2. That is the second MP for the shoulder joint. Inner region of the shoulder part का है वो CI2 है, और पीछे के पार्ट्स के लिए लेते हैं SI10 को, क्योंकि स्मॉल वो SI का मेरिडियन पीछे से जा रहा है, और LI 50 जो कि ये इधर आता है। सर्कुलेशन मेरिडियन है ना, ये पेरिकार्डियम मेरिडियन यही जाएगी ना सामने से, उसका है। CI is pericardium meridian. LI pericardium meridian. यहाँ पे सर ने लिखा है LI को सेडिएट करते हैं, LI 17 को। This is the MP for the laryngeal tonsil point. Laryngeal tonsil में इरिटेशन होने पे सर्वाइकल स्पाइन में भी दर्द हो सकता है। ऐसे में LI 17 पे उपचार देने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाती है। लिम्फ 12 MP laryngeal tonsil तथा CV21 is the MP of larynx पे भी उपचार करें। अगर यहाँ पे larynx से रिलेटेड जैसे टॉन्सिलाइटिस है, या कभी-कभी laryngeal tonsil में इरिटेशन होता है तो पीछे दर्द चला जाता है सर्वाइकल में, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, तो ये LI 17 प्लस लिम्फ 12 और CV21 ये सब पे पॉइंट्स लगाते हैं। नेक्स्ट है LI 18. LI 18 is the MP for the tubal tonsil. टॉन्सिल का आगे हम लोगों ने मतलब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग या फिर पहले पढ़ चुके होंगे। टॉन्सिल 5 तरह का होता है, हमें बहुत तरह के हैं। तो नलिका अगर ट्यूबल टॉन्सिल है तो हम यहाँ पे LI 18 लेते हैं। ऑल्सो ट्रीट बाई LY 1A, that is the MP for the tubal tonsil. Tubal tonsil is situated in the wall of the pharynx. Tubal tonsil कहाँ पे होता है? जो pharynx है उसके वॉल में सिचुएटेड होता है। उसके प्रॉब्लम को लिए हमने LI 18 को लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है LI 18-1. दिस इज द MP फॉर द ऑडिटरी कैनाल। मतलब अगर हमें सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, श्रवण नलिका में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए LI 18-1 उसका MP पॉइंट है। LI 18-2 दैट इज द MP पॉइंट फॉर द फेरिंजियल टॉन्सिल। अभी बताया था वो ट्यूबल टॉन्सिल के लिए हमने LI 18 लिया था, और फेरिंजियल टॉन्सिल के लिए LI 18-2 लेंगे। LI 18A, this is the MP for the fourth lower jaw section of the lower odontine 6 and 7. मतलब नीचे के जबड़े का चतुर्थ भाग में नीचे के दांत का नंबर 6 और 7 का ये माप बिंदु है। LI 18A. LI 19, this is the MP for the lateral portion of the nasal cavity. साइनस। क्योंकि LI 20 है जो सीधे नोज के यहाँ पे एंड होता है, तो ये नेजल कैविटी का लैटरल पोर्शन के लिए ये मेजरमेंट पॉइंट होता है। LI 19A, दिस इज द MP फॉर द थर्ड अपर जॉ सेक्शन, अपर ओडोंटन 4 and 5। ऊपर के जबड़े के तृतीय भाग में ऊपर के दांत नंबर 4 और 5 का यह माप बिंदु है। LI 20, दिस इज द MP फॉर द इथमॉइड सेल्स। आंख के भीतरी भाव के ऊपर का साइनस, वहां पे इथमॉइड सेल्स होता है। दिस इज आल्सो ट्रीट बाय LY 13 फॉर द इथमॉइड सेल प्रॉब्लम्स। स्पेशल नोट, EAV के अनुसार 2 और नए बिंदु हैं जिन्हें सेकेंडरी वेसल पॉइंट भी कहा गया है। उनका विवरण निम्न प्रकार है। ए सेकेंडरी वेसल रन बिटवीन LI 19 एंड GB 25। इस माध्यमिक प्रवाह पथ पर LI 19 तथा GB 25 के बीचों बीच यह बिंदु स्थित होता है। कौन? ये LI 19 और GB 25 के बीच में स्थित होता है। यह बिंदु नेजल सेप्टम के माप
बिंदु है एंड ए सेकेंडरी वेसल रन बिटवीन एलाई 20 एंड यूरिनरी ब्लैडर 1 तथा यूवी 1 के मध्य में यह स्थित स्फेनॉइड साइनस का माप बिंदु है। बहुत बढ़िया। तो एलाई 20 इज वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर कुछ डिटेल्स में बता देंगे एलाई 20 पे। पिक्चर्स में भी डिटेल दिया हुआ है, तो बहुत जब डिटेल पिक्चर दिया हुआ, देखेंगे बढ़िया और है। पॉइंट को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग देखिए, ये सारे जितने पॉइंट बताए हुए हैं, अगर आप सबको थोड़ा सा नोट कर लेंगे बढ़िया से, तो सारे मतलब इनको भी प्रयोग करिए। जब आप प्रयोग करने, आप देखिए ओडेंटन में आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टमक में हम लोग करते थे, एलआई में भी हम लोग कर रहे हैं, और एलआई के अलग अलग पॉइंट पे कर रहे हैं। वो दांतों का अलग नंबर दिया हुआ है, 2123 बाई 2123 होता है ना दांतों में, 2123 अपॉन तिवारी जी आ गए हैं, पूरा बताएंगे। 2123 बटा 2123, यही तो नंबर है। पहले 2 फिर 1 फिर उसके बाद फिर 2 फिर 3, यही तो कॉम्बिनेशन है। 2 1 2 माने सामने के 2, फिर इधर 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो 2123 अपॉन 2123, यही कॉम्बिनेशन है। यही 2 1 3 और 2 5 और 3 8 होता है, तो 2123। तो उसके हिसाब से सबका नंबरिंग है सिस्टम। उस नंबर में कहीं दांत में दर्द हो रहा है तो इसको जरूर यूज करिए। लिफ्ट जहाँ है वहां जरूर यूज करिए। सर ये सर जैसे ढाड़ होता है तो ढाड़ में भी यही होगा कि 213 का ही वो चलेगा उसमें भी, या उसका लिए अलग सर जो अक्कल ढाड़ वगैरह निकलती है उसमें? हाँ वो तो नंबर तो वही है। अरे अब नंबर तो यही रहेगा, सबका नंबर यही रहेगा 2123। तो उसमें भाई अगर लिम्फ मेरिडियन कहीं प्रभावित होगी तो वो दोनों प्रभावित कर देगी। तो जब हम लोग स्टमक जहाँ करते हैं, स्टमक के पॉइंट जब देखे होंगे टीसीएम में, स्टमक के पॉइंट बहुत मिलेंगे आपको। तो स्टमक के पॉइंट के साथ साथ ये एसआई वो एलआई के पॉइंट भी आप यूज करिए, और लिम्फ वाले जहाँ कहीं आ रहे हैं उनको जरूर यूज करिए। 3 से आप पूरा नया प्रोटोकॉल बना सकते हैं जो आयुर्वेदिक और उनके अलावा है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए इन जो भी मैडम ने अभी बताया ये भी आएगा, तो इसको हम लोग सुनेंगे। सुनने के बाद उसको आत्मसात करेंगे। कुछ नए पॉइंट जो हम लोगों ने याद किए हुए हैं या हम लोग पढ़े हुए हैं उनको दूसरों को कम्युनिकेट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम अपने एक प्रोटोकॉल बना सकेंगे। वीडियो आप देखेंगे तो एक प्रोटोकॉल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, और बहुत चीजें आप बनाएंगे और बना के कहीं शॉर्ट नोट में रखिए और उसको यूज करिए और खेमका सर के सपनों को पूरा करिए। सपने क्या हैं हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम। तिवारी जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। मैं पुनः आ रहा हूँ 2 मिनट बाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन।